नमस्कार। सेकंड ग्रेड के मेरे साथियों, हम लोग थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, तो उसके लिए माफ़ी दें आप। हम लोग शुरू कर रहे हैं वापस इक्विलिब्रियम का जो रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन है, वो हमने इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। वहाँ पर हमने केपी पढ़ लिया था, केसी पढ़ लिया था, वहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेट पढ़ ली थी, वहाँ पर इफेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको उसको एनसीईआरटी से पढ़ा दिया। जो पहली बार बच्चा इसको देख रहा है वो टेलीग्राम ज्वाइन करे, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करे और एक नई नोटबुक लेके बैठे, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं उनको पता है कि नोटबुक लेके बैठना है। यदि आप नोटबुक लेके बैठते हैं तो लिखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप ये समझे कि आपकी एक तरह की ऑफलाइन क्लास है। अब ज़्यादा कोई वेरिएशन रहा नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑफलाइन पे भी हम लोग इसी क्लासों में ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी इसी में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आंसर आपसे पूछना है, आप पूछना चाहते हो हमसे, तो आप लोग टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री वाला जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। किस पे चलेगा बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। अब हम लोग सब बच्चे जानते हैं, पहले से जानते हैं साम्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपोनेंट है ए और बी, ये इसमें टूट गया, आयंस में टूट गया। तो आयंस में टूटने के बाद जो इनके बीच में आयंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में डिवाइड होना और वापस आयंस कंबाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना का जो प्रोसेस है, उसमें यदि कांस्टेंट फॉर्म आ जाती, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसको हम लोग जो कहते हैं वो आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा समझें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए B2 है, तो इसको लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये जो बच्चा लिख पाएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी इक्वेशन आयनिक इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रही है। तो ये ऐसे नहीं कि आप B3 नीचे करते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है A2B3, तो अब इसका जो होगा वो होगा 2AB और 3 ये वाला। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आयनिक इक्विलिब्रियम बनाया अपन का ZnCl2 का, तो वो तो साफ ही दिख रहा है, Zn+2 + 2Cl- AlCl3 का, एल्यूमिनियम +3 3Cl-, और बोलते जाओ H3PO4 का, H+PO4-3, Na3PO4, ठीक है, तो 3Na+PO4-3। इस प्रकार से ये इक्वेशंस हैं किसकी? आयनिक इक्विलिब्रियम की। आपको क्या करना है, इन इक्विलिब्रियम को लिखना है। अब जैसे मान लीजिए एक सवाल आया आपके पास में, यहाँ पर MnCl4 का आयनिक इक्विलिब्रियम बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे? Mn+4 + 4Cl-। Am I right? ओके। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप लोग सब समझदार बच्चे हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं फिर आपको समझाना चाह रहा हूँ। इफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट बिटवीन आयंस एंड रिएक्टेंट, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आप सारे बच्चे एक बार लिखें कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आप हिंदी मीडियम वाले तो एनसीईआरटी के साथ साथ पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखेंगे। और हिंदी मीडियम वालों को पता है कि आयंस के बीच में यदि साम्य स्थापित हो जाए क्रिया कारक के साथ, तो वो होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। इंग्लिश मीडियम लिखो, इफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट बिटवीन आयंस
and reactant at specific temperature and pressure. That point is ionic equilibrium. सर हम समझे नहीं, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है MgCl2, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में Mg+2 लगेगा गुरु और 2Cl- लगेगा। ठीक है विवेक, अब अपने पास में मान लीजिए ये आया स्कैंडियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा स्कैंडियम का +3 क्लोराइड। मान लीजिए हमारे पास में आया टाइटेनियम ब्रोमाइड 4, तो इसका हम टाइटेनियम +4 करेंगे और 4 ही क्या करेंगे ब्रोमाइड माइनस। यानी कि अब आप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो आपने मेरे से सीख ली है। व्हाट यू मीन बाय आयनिक इक्विलिब्रियम? इफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट बिटवीन आयंस, पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें केमिकल के बीच में क्या हो रहा था, हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा था। इसकी कोई ज्यादा वो बातचीत नहीं है, इसके जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के क्या कंसेप्ट थे। तो अभी मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, इसके बाद इसके अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के, कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कौन से कंसेप्ट चलते हैं और कौन से नहीं। तो एक बार आप नोट डाउन करें इसको। अब इसके कुछ एक चीजें हैं जो आपको मेरे को समझानी है। आर्नियस कंसेप्ट है, आर्नियस कॉन्सेप्ट अवधारणा। कौन सी अवधारणा बेटा? आर्नियस अवधारणा। आर्नियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रियल में सबसे पहले कोई काम शुरू किया था आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, तो आर्नियस ने किया था। आर्नियस क्या कहता है कि ए और बी जब टूटते हैं तो ए प्लस बी में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहते हैं। बस इतनी सी बात इन्होंने समझाई थी और केवल एक्वस सॉल्यूशन लिया था इन्होंने। क्या लिया था? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट अभी तो चल ही रहा था, तो इसको ही बाद में फेराडे ने बताया कि NaCl जैसे है, NaCl, तो Na+Cl-। अब Na+ हो गया बेटा और Cl- हो गया। कहने का मीनिंग यहाँ पर है कि ये करंट पास नहीं करेगा, ये करंट पास नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ये एक्वस फॉर्म में जाता है या मेल्ट फॉर्म में जाता है तो ये करंट पास करने लग जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है वो कैसे आया? आयनिक इक्विलिब्रियम से आया, क्योंकि NaCl सॉलिड फेज में जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता, विद्युत का अचालक होता है, जबकि आयंस में वो क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, आरएनएस का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। आरएनएस के बाद हम लोग इसमें विद्युत अपकृत्य पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। वैसे इसमें अपने यहाँ का नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी यहाँ पे दे दिया तो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि करंट डालने पर यदि कोई आयंस में टूटते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जो कंप्लीट 100% डी एसोसिएट हो जाते हैं। देखिए जगह इसकी जरूरत तो पड़ेगी, वैसे कंप्लीट 100% डी एसोसिएट मतलब 100% ये टूट गए तो इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और मान लो ये 5 से 10%, 20% भी मान लीजिए तक टूटते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 100% टूटना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और 5 से 20% टूटना क्या कहलाता हमारा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन भी आएगा इनमें से कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। अब अपन इसको थोड़ी देर में एनसीईआरटी से ले जाने वाले हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपने समझा होगा, 2 लाइनें हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम जनरली प्रेजेंट बिटवीन आयंस एंड रिएक्टेंट। आयन और रिएक्टेंट के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वही आयनिक इक्विलिब्रियम है। आप इसको नोट डाउन करें और साथ ही साथ लिखते जाएं। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ऑफलाइन में बच्चा हमारे क्या पास में होता है तो हम उससे थोड़ी सी इधर उधर की बात कर लेते हैं,
जैसे उससे पूछ लिया भाई पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप लोगों से जो पढ़ाई की बातें होगी वो आप लोग हमें अपनी क्वेरी के माध्यम से ही बता पाएंगे। हम कोई है देव जी तो है नहीं, यू नो अबाउट है देव जी, मतलब भगवान तो है नहीं जो हमको अपने आप में पता चल जाएगा कि भाई ऑनलाइन ये बच्चा पढ़ रहा है और इसको ये दिक्कत है। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप में जुड़े और वहां पर अपनी समस्या का समाधान करें। अब देख रहे हैं हम लोग एक बार एनसीईआरटी से, फिर अपन आगे चलेंगे। ये देखिए, ये अपनी एनसीईआरटी में है आयनिक, ये रहा विलियन में आयनिक साम्य अवस्था, ये रहा अपना मेन टॉपिक, विलियन में आयनिक साम्य अवस्था। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड में शुरू कर लेते हैं अपन, बस ये हो गया भाई, डन। ये देखिए, साम्य की दिशा पर सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव के प्रसंग में हमने ये साम्य देखा था, तो ये आया था, ठीक है। ऐसे अनेक साम्य जिनमें केवल एक आयन सम्मिलित होते हैं, यहाँ हम उन साम्यों का अध्ययन करेंगे। ये सर्वविदित है कि चीनी के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चीनी का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और लवण की सांद्रता बढ़ाने पर चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन चीजों को आप समझने की कोशिश करें। ये आयनिक इक्विलिब्रियम को सेट करने का एक टॉपिक है, या आप ऐसे समझ सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम समझाने का एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे अपन, सुनना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन लिखी है। माइकल फेराडे ने पदार्थों को उनकी वैद्युत चालक क्षमता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ग के पदार्थ जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये विद्युत अपघट्य कहते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो एक्वस विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो नहीं करते हैं, जो ऐसा नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अनअपघट्य। ये परिभाषा यहाँ दी हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेगी अपने को। फेराडे ने पुनः इनको दो क्लास में डिवाइड किया, एक स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य जो 100% आयनिक होते हैं, जबकि वीक जो कम होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में आयन क्लोराइड पाए जाते हैं, मतलब 100%, जबकि एसिटिक एसिड में ये नहीं पाए जाते। तो कहने का मतलब है NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यही कहना चाह रहे हैं, 5% ही आयनिक। अपन ने भी बात की थी 5% से, तो ये कुल मिला के ये है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। इस प्रकार साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयन्स पाए जाते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार का साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयनिक साम्य आयन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक साम्य कहते हैं। बेटा यहाँ से आपका सवाल बनने के पूरे चांसेस है। और फिर एसिड, बेस और सोल्ट विद्युत अपघट्य वर्ग में आते हैं, और ये प्रबल या दुर्बल हो सकते हैं। अम्ल, क्षार और ये लवण, इनके बारे में अपन थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज नॉलेज देना चाहता हूं। देखिए, आप प्लीज ध्यान दीजिए, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अभी आज ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बस एक प्रीवियस चीज दूंगा। कई बच्चे क्या करते हैं, लिख नहीं पाते हैं आरएनएस कंसेप्ट को, तो आप लोग थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ये MgCl2 है, तो MgCl2 जो होता है वो ये होता है 2Cl-। क्लियर? अब क्या हुआ, 2 Cl हो गए वहां पर, ये पहले 1 था, इसको हम 0 मानते हैं और इसको भी 0 मानते हैं। समझना इसको, कैसे लिखने की स्टाइल सीखो। फिर मान लो थोड़ा सा टूट गया, कितना, अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और इसको हम लोग 2 अल्फा कहेंगे। प्लीज ये चीज ध्यान दीजिए, जितने ये लिखे हैं वही लिखना है, 2 अल्फा। अब ब्रैकेट में बंद कर देते सबको। मान लो कंसेंट्रेशन C है, तो 1 माइनस अल्फा C अल्फा 2C अल्फा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये चीजें देखेंगे, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास में क्या कंसेप्ट हो रहा है,
अब हमारे पास में ये हो गया ये चीज, ये आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें। यहां से बहुत सारे सवाल बनेंगे, मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। ये एक इक्विलिब्रियम मैंने आपको समझा दिया। दूसरा AlCl3, यहां पे सीखे AlCl3, तो एल्यूमिनियम प्लस 3Cl माइनस, बोलो बेटा 1 0 0 इनिशियल, जब इक्विलिब्रियम शुरू नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद में टी टाइम पर अल्फा अल्फा 3 अल्फा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सर ये अल्फा क्या है, ये तो आपने पढ़ाया नहीं बेटा। अल्फा जो है वो डी एसोसिएट अमाउंट है। अल्फा क्या है यहाँ पर, डी एसोसिएशन अमाउंट है कि कितना यहाँ पर ये डी एसोसिएट हुआ है। तो 1 माइनस अल्फा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ से सवाल लेने वाला हूँ थोड़ी देर में। अच्छा कंसंट्रेशन मान लो सी है तो क्या बन जाएगा सी, एक मिनट, कंसंट्रेशन मान लो सी है तो सी अल्फा और ये 3 Cl। क्या बात सीख रहे हो। अब आपसे कोई पूछे कि एल्यूमिनियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन बताओ तो सी अल्फा। अच्छा क्लोराइड की कंसंट्रेशन बताओगे, कंप्लीट क्लोराइड की बताओगे तो तीनों क्लोराइड को मिलाकर 3Cl। एल्यूमिनियम की बताओगे 8 इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा। अच्छा अब आपसे किसी ने पूछ लिया इसका बताओ भाई, इसका इक्विलिब्रियम बताओ, तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। इसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, ये लिखोगे, तो ये मान लो पहले 1 था, ये 0 था, ये 0 है। अब क्या करोगे 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, कंसंट्रेशन लिखो, इसकी क्या लिखोगे सी, इसकी भी क्या लिखोगे सी, इसकी भी क्या लिखोगे सी। अब आपसे कई बार सवाल पूछा गया है और कई बार पूछता है कि एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बताओ, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बताओ, या एल्यूमिनियम फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बताओ, तो यहां से आप लोग उस सवाल को ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अभी आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बता रहा हूँ, नहीं मैं आपको यहाँ पर कोई और चीज बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये लिखना सिखा रहा हूँ। जो बच्चा इसको लिखना सीख जाएगा वो बहुत अच्छा कर जाएगा। जैसे H2S करो 2H प्लस S माइनस 2 1 0 0, बोलो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा और ये अल्फा, कंसंट्रेशन बोलो 1 माइनस अल्फा सी 2 अल्फा सी और ये अल्फा सी। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें चलेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन बनाने वाले हैं, जैसे फिनोल है ये, ठीक है। अब क्या बनेगा इसका बेटा 1 ये 0 ये 0 1 माइनस अल्फा अल्फा और अल्फा, ठीक है। कंसंट्रेशन दे दी तो सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। इस चीज को आप एक बार समझने की कोशिश करिए, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम है। बच्चा लिखता नहीं है ना, बच्चा लिखना चाहता है इस चीज को। आप लोग सीखिएगा, कभी भी आप कोई सोल्ट एनालिसिस करेंगे, कोई भी काम करेंगे, सोल्ट का डी एसोसिएशन करेंगे, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 माइनस अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, कंसंट्रेशन सी अल्फा। समझ में आ रहा है आपको। इक्विलिब्रियम पर अमोनियम की कंसंट्रेशन पूछेगा, इक्विलिब्रियम पे इसकी पूछेगा, या इक्विलिब्रियम पे इसकी पूछेगा, तब आपको अल्फा भी देगा, तब आपको सी भी देगा, है ना। लेकिन यदि वो थोड़ा सा और घुमा के पूछे क्वेश्चन, के ए के फॉर्म में पूछे, के बी के फॉर्म में पूछे, पी के ए के फॉर्म में पूछे, पी के बी के फॉर्म में पूछे, तब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी इसको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको इसके आयंस कैसे करने। जैसे ये एक बार पूछा हुआ था AgCrO4,
सवाल लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं आरपीएससी में। 2Ag प्लस CrO4 -2 क्रोमेट, ये बोलो बेटा 1, ये 0, ये 0, 1 माइनस एल्फा, 2 अल्फा, अल्फा, कंसंट्रेशन बोलो भाई साहब C, 1 माइनस एल्फा, 2 अल्फा C अल्फा। इन चीज़ों को आपको सीख गए होंगे, आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं 2-3 कंपाउंड और देता हूँ आपको, जो आपको इसमें क्या करना है, लिखने के लिए क्या करेंगे, काम आएंगे। क्लियर है? लिखो तो क्या, इसका लिखवा दिया, लेकिन फिर भी एक बार लिखवा। इनको आप एक बार फॉर्म में लिखकर मुझे बताओ तो कई बार आया हुआ है। ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन वाले तो बिल्कुल आते हैं, हाइड्रोक्साइड और बेटा हाइड्रोजन वाले बिल्कुल आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको एक बार लिखना आना चाहिए। यदि आप इनको लिखना सीख गए तो बहुत बढ़िया काम कर दोगे। तो कोशिश करें कि आपको ये लिखना आ जाए। करो करो करो। और करो, इसको करो। HClO4, HbRO4, HbRO, HOCl भी हो सकता है ना, HOBRO। मान लो CH4 टूटा ऐसे है, CH3 माइनस और H प्लस में, तो इसको भी आपको क्या करना चाहिए, इक्विलिब्रियम में लेना चाहिए। तो क्या पहले आप मुझे बताओ, क्या आप इनको इक्विलिब्रियम में लेना सीख गए? सीख गए सुधीर? इक्विलिब्रियम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह दूं कि आप प्लीज इसको तो जरूर याद कर लें, बेरियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको हम लिखेंगे बेरियम +2 2OH माइनस। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनमें आपको ये लिखना पड़ेगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, 1 माइनस एल्फा, अल्फा, 2 अल्फा, कंसेंट्रेशन C के साथ C अल्फा। ये आप डायरेक्ट भी इसमें लिख सकते हो। पेपर कम बचाने की अपन को बचाना है, खराब नहीं करना चाहता, तो उसी के बिहाफ पर। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? मैंने आपको एक तो डेफिनेशन सिखाई एनसीईआरटी से। आयनिक साम्य क्या होता है? जलीय विलयन में आयनों का साम्य ही क्या कहलाता है, हमारा आयनिक साम्य। एक बात। दूसरा, मैंने आपको ये बेसिक चीज सिखाई है, लिखने का तरीका सिखाया है कि आयनिक साम्य लिखते कैसे हैं। यहीं पर बच्चा गड़बड़ करता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है, लेकिन गड़बड़ी उससे यहीं पे होती है। HClO4 का क्या बनेगा? HClO4 का बनेगा सर H प्लस ClO4 माइनस। इस प्रकार से ये हमारे इक्विलिब्रियम होने वाले हैं साम्य के फॉर्म में। NaOH का क्या बनेगा? वैसे NaOH तो 100% आयन ही रहता है, आयनिक कंपाउंड है, ये बनेगा। एसिटिक एसिड का क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट के साथ ये बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए कि कैसे हमको इसको लिखना है। जैसे स्ट्रोंशियम, अभी एक बार सवाल आया था, मैंने देखा था ये वाला। ठीक है भाई, ओके। तो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं, आयनिक साम्य पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इनमें क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम एसिड बेस के सिद्धांत पढ़ने वाले, आर्रेनियस सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत और लुईस कंसेप्ट, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। और इसी के बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि के कैसे निकालते हैं, पीके कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन पहले आपको ये एक बार चीज समझ में आनी चाहिए। यदि आपने इस चीज को नहीं समझा तो हो सकता है
दिक्कत हो जाए। मान लो अपन एक ऐसे कंपाउंड करते हैं ना, ये अपने मर्जी का कोई कंपाउंड है, तो 5A प्लस 6B प्लस 5, जो यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, बताओ ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 माइनस एल्फा है, इसको बोलो ये 5 एल्फा है और ये 6 एल्फा। इस प्रकार से आपको किसी भी इक्वेशन को लिखने का जो तरीका है वो बेस्ट तरीका ये है।